अशोक हम्म। जी उत्तर प्रदेश को बहुत महीनों से बड़े बारीक तरीके से रोज देख रहे हैं। रोज बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, अभी लखनऊ घूम के गए हैं। सती शरद जी तो बहुत शरीफ से हैं, पत्रकार हैं, तो उन्होंने कह दिया बड़ा घुमा के कि योगी जी ने पत्रकारों को भी कुछ कहा था। अब मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा कम ज्ञानी हूँ कि एनआई की भी जो कहा था उन्होंने उसको यहाँ पे दोहराना चाहिए नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन कई सारे दर्शक कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री कह सकता है तो आप क्यों नहीं कहेंगे। तो मुख्यमंत्री ने एएनआई का कैमरा थोड़ा सा लेट, 1 मिनट लेट हो गया था और यह एक शब्द गलत बोल दिया था, तो मुख्यमंत्री ने भरेआम पत्रकारिता का च्यूतिया नहीं। तो अब मैं क्षमा चाहूंगा अगर ये शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए तो, लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूँ, जो हमारा मुख्यमंत्री लाइव बोल सकता है पत्रकारों को, इससे ज्यादा गंदी गालियां उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसरों को दी गई हैं। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट देश के, उन्होंने बताया कि एक अपर मुख्य सचिव को गंदी गंदी माँ बहन की गाली दी गई है। यूपी के ब्यूरोक्रेट्स में चर्चा है, बड़े बड़े से तोप जो कई की सरकारों में बड़े नाक के बाल रहे हैं, वो भी गाली खा के साइड में बैठ गए। तो ये एक मुख्यमंत्री का अहंकार, महाराज जी का ठाकुरवाद, पिछड़ों दलितों में परेशानी, क्या कारण है ये बीजेपी के भगदड़ के पीछे है क्या अशोक जी? देखिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की और वर्तमान में राय साहब ने तो एक लंबी फहरिस्त बता दी कि वो क्यों नाराज है और उनको लगता है देश खता समाप्त हो जाएगा। मैं देश को बड़ा मानता हूं, ऐसे कई बीजेपी आए बीजेपी जाए, नहीं नहीं, हमारी ना सीमाएं असुरक्षित रहेगी ना देश बर्बाद हो जाएगा। हाँ, देश थोड़ा पीछे जरूर चला जाएगा। ये देश हमेशा उभर के आया है। इमरजेंसी भी इस देश ने झेली है और इस देश ने कई बड़े बड़े प्रकोप झेले हैं। और यदि हम संस्कृति की बात करें तो बड़े बड़े आक्रांता आए, सालों सैकड़ों साल राज करने के बाद भी समाप्त नहीं कर पाए। इसलिए मैं नहीं मानता, हाँ थोड़ा बैक साइड बहुत गए हैं, थोड़ा सा पीछे गए हैं, लेकिन फिर उभर के आने की ये ताकत ये देश रखता है। मुझे कम से कम लगता है कि हमारा मतदाता अशिक्षित हो सकता है लेकिन मूर्ख नहीं। इसीलिए आपको कई जगह कई पैटर्न में मतदान भी दिखता है, कई दिग्गज हारते हुए दिखते हैं और कई मूर्ख सत्ता में आते हुए दिखते हैं। ये है, क्योंकि आपके पास अल्टरनेट नहीं होता, एक को देना होता तो ये। मैं नहीं मानता कि अखिलेश ने बहुत बड़ा काम किया या पिछले 4 साल में या विपक्षी दल इतना रास्ते पे था कि लोगों को लग रहा है कि ये कुछ नया एक उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं। मजबूरी है, क्योंकि अब कोई और किसको वोट दे सकेंगे। हमारे यहाँ नोटों का सिस्टम है, नोटा, लेकिन वो नोटा को बहुत कम लोग उपयोग करते हैं। आज भी वो प्रगल्भता अभी नहीं आई है। इसलिए अब बहुजन समाजवादी पार्टी पैक हो गई है। वर्तमान में तो कम से कम आज के डेट में तो ऐसा दिखता है, कल उभर के सामने आए तो बता नहीं सकते। कांग्रेस में प्रियंका है लेकिन संगठन नहीं है। अब एक ही बचती है समाजवादी पार्टी, जिसके पीछे लोग आशा से देख रहे हैं। और अखिलेश का एक व्यवहार, पर्सनल व्यवहार, उसका बोलने का तरीका और सबको साथ रखने का तरीका कम से कम जो दिखता है, उससे लोगों को लगता है कि ये जो आहत आदमी है उसको मरहम यदि कोई लगा दे तो उसको बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। अब हम आते हैं भगदड़ पे, और साबा जी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि ये हिंदुत्व कहीं नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं दिखेगा हिंदुत्व वहां पे। मैं ये भी नहीं मानता कि बीजेपी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बीजेपी का एक वोट परसेंटेज है, लेकिन जो 40-45% तक वो बीजेपी बढ़ी थी, वो वोट परसेंट बीजेपी का अपना नहीं है। ये बात भी आप तय कर लीजिएगा। वो वोट परसेंटेज एडेड इसलिए हुआ था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदुत्व का छाता खोल के सभी जातियों के बीच में की दीवारें तोड़ के एक ऐसा हिंदुत्व का नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास होगा, गुजरात का एक डेवलपमेंटल मॉडल होगा। मैं अभी भी मानता हूं कि पिछली बार जो इतना मैसिव मैंडेट 300 के ऊपर सीटें मिली है, वो कोई हिंदुत्व के नाम पे नहीं मिली थी। वो एक गुजरात के मॉडल पे मिली थी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मिली थी, एक डबल इंजन के सरकार पे मिली थी। और उन्हें लगा था कि अखिलेश ने जो काम किया उससे भी ज्यादा अच्छा काम ये सरकार करके दिखाई थी। यदि काश उस समय यदि योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने होता तो शायद वो इतना सीट नहीं ला पाते। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कैसे बिहेव करते हैं नई बात नहीं है। अब जो शब्दों का उपयोग आपने किया या गाली गलौज करते हैं, ये उनके लिए नई बात नहीं है। लखनऊ के लिए नई बात हो सकती है, गोरखपुर के पीठ पे ये आम बात है, ये बोलचाल की भाषा है। बगैर गाली दिए वो बात नहीं करते। वो मठ में जिस हिसाब से मठाधीश बन के मठ चलाते हैं, उसी हिसाब से उन्होंने लखनऊ में सरकार चलाई। मठ में जैसे सेवादार होते हैं वो गाली खाने के लिए आते हैं, या सेवादार आईएएस आईपीएस अधिकारी थे जिनको लगा कि गाली खा के यदि आपको थोड़ा सा फायदा मिलता है और एक मूर्ख मुख्यमंत्री आपके सामने है जिसको आप मूर्ख बना सकते हो और अपने हिसाब से जो चाहे वो करवा सकते हो, तो वो करवाते गए। आईएएस अधिकारी हमेशा ऐसे ही करते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि जैसा घुड़सवारी की बात कही कि वो घोड़ा देखता है कि ऊपर बैठा हुआ कौन है। यदि मूर्ख है तो वो उस हिसाब से चलता है, और यदि घोड़ेसवार घोड़ा चलाने वाला हो तो फिर वो दो दो पैरों पे गैलोपिंग करता है। ये इतिहास, ये एक प्राकृतिक नियम है।
तो ये चला। उसके बाद जो हिंदुत्व की बात क्यों नहीं दिखती? क्योंकि जो दलित, अति दलित, ओबीसी, जो नॉन यादव ओबीसी, वो सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। मुस्लिम महिलाएं जो बाकायदा ट्रिपल तलाक के बाद बाकायदा मुसलमानों ने भी वोट किया है बीजेपी को। ये तमाम लोगों को ये लगा कि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा जो मीडिया पेश करता है, जो उनको एक कट्टर हिंदूवादी करता है, वो नहीं है। उनका चेहरा वो है जो सबको साथ में लेके चलता है। बड़ी बड़ी बातें, मन की बात, तन की बात, सबने धन की बात सबने सुनी। लेकिन उसके बाद जिस बाबा को लाके बिठाया, उस बाबा ने सिंगल हैंडेडली बीजेपी को छोड़ के ठाकुरों की सरकार चलाई। और ठाकुरों का जो ठोकने का जो तरीका था, उसमें उन्होंने पुलिस बल का खुला उपयोग किया। और ठोकने में सिर्फ मुसलमान डॉन नहीं थे, उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें दलित भी थे, उसमें ओबीसी भी थे। और वो वाद इतना चला, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई कि बड़े बड़े मंत्री, उनका काम मात्र उद्घाटन करने रह गया और लाल दिए की गाड़ी में। मैं अभी लखनऊ आया तो मैं काफी मंत्रियों से मिला। मंत्री व्यक्तिगत रूप से बोलते समय बोल रहे थे कि हमको कलेक्टर के पास जाके उनके किसी बैचमेट से फोन करवा के काम करवाना पड़ता था। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि मंत्री को कलेक्टर का बैचमेट ढूंढ के उसको फोन करके बात करवाना पड़ता हो, अपने आईएएस अधिकारियों से संबंध को कैच करना पड़ता हो, तो वो कितना सफोकेशन और कितना दम घुटता होगा उस मंत्री का। ऐसे कई लोग हैं जो बीजेपी के साथ आए। आयाराम गैराम की बात हुई कि कई लोग आए, वो दूध के धुले नहीं थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या इतिहास रहा? उन्होंने कितनी पार्टियां बदली, वो जीवन भर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की पालकियां ढोते रहे। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी बहुत उनका दिया। जब उनका मतांतर हुआ, वहां जब नहीं पटी, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दो ही पार्टियां थी। इसके सिवाय उनके पूरे लंबे पॉलिटिकल करियर में 1996 से आज तक उन्होंने इधर उधर ऐसे जंप नहीं मारी, वो वेदरकॉक नहीं बने। लेकिन उसके जैसे आदमी को भी यदि सफोकेशन होता है, उसको लगता है कि नहीं, ये बहुत मुश्किल हो गया अभी इनके साथ रहना। क्योंकि यदि योगी आदित्यनाथ अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कोई चीजें बदलेगी नहीं, चीजें ऐसे ही रहेगी। और जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह कह दिया कि केंद्र में यदि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना है, तो योगी जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनना तय है। इस बात रेखांकित हो गया कि अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे यदि बीजेपी आती है। तो इस प्रताड़ना में कौन जाएगा? लोगों को आज का हिंदुत्व चाहिए। लोगों को वो हिंदुत्व चाहिए जहां खिचड़ी खाने के लिए दलितों के साथ बैठते हैं। लोग उस हिंदुत्व को पसंद नहीं करते, रोज राम की पूजा करते हैं। लेकिन कोई भी दलित अपने कान में शीशा पिघलवाने वाला राम नहीं चाहता। और योगी जी उस रामायण की बात करते हैं जहां दलितों को चेयर पे बिठाया जा सकता है। आप उप मुख्यमंत्री को स्टूल पे बिठा के क्या करना चाहते हो? आप उसकी जात दिखाते हो, आप उसकी औकात दिखाते हो। जब उसकी आपने औकात दिखा दी, वो उसकी मजबूरी थी। कई बार ये बात राय साहब ने भी की कि पहले क्यों नहीं बोला कैबिनेट में? राय साहब क्या बोलते हैं? अरे चुनाव लागू होने के बाद बोला तो केस निकल गया, वारंट हो गया। और यदि 1 साल पहले बोलते तो अभी तक ईडी वीडी होते और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में हम ही कह रहे होते कि इतना भ्रष्ट आदमी है, देखो ईडी ने कितने केसेस डाल दिए, इनकम टैक्स ने इतना पैसा पकड़ा। ये उनको जीना हराम नहीं कर देते, इसलिए वो भी इंतजार कर रहे थे। इन्होंने उनको चुनाव के समय मूर्ख बनाया, पिछले चुनाव के समय, और 4.5 साल शोषण किया, 4.5 साल प्रताड़ित किया, अपमानित किया, उनका दम घुटता रहा। वो भी इंतजार कर रहे थे कि ऐसे समय पे मुंह खोले जहां ये कुछ करने की स्थिति में नहीं हो। और बराबर चुनाव घोषित हो गए। और अब जब पहला जो फेज है उसका जब अब आना शुरू हो गया, अब उसके टिकट कल तक कल पर से तय होंगे, इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब कर करके क्या कर सकते हो आप? अब ईडी इनकम टैक्स नहीं ला सकते क्योंकि 1-2 जगह लाके मुक्की खानी पड़ी। अब आपने एक पुराना केस निकाल दिया, और वो इतना हास्यास्पद केस है कि बीजेपी के नेता खुद कहते कि यार ये केस निकलने के बाद तो हमारी हालत और बुरी हो गई। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पे केस है कि उसने हिंदू देवताओं का अपमान किया, सब बहुजन समाजवादी पार्टी में होते हुए। अब जो हिंदू देवताओं को गाली देने वाला आदमी मात्र सत्ता का मक्खन खाने के लिए इन तथाकथित भगवेधारियों को अपने कैबिनेट में मंत्री बनाने में शर्म नहीं आई? किस हिंदुत्व की बात करते हैं? सभाजी कहती कि हिंदुत्व नहीं है। कैसा हिंदुत्व होगा? इनके हिंदुत्व को मानने वाला कोई नहीं सभाजी। आज यदि आप पूछेंगे उनको कि क्या आप हिंदू धर्म को मानते हो, राम को मानते हो, सब कहेंगे कि राम हमारे आराध्य है। लेकिन उनके राम इनके राम से मैच नहीं खाते। उनके राम उनके घर के कोने में रहते हैं, एक फोटो में रहते हैं, और एक दिए की रोशनी में भी खुश रहते हैं। योगी जी के राम 12 लाख की रोशनी मांगते हैं, 12 लाख दिए की। योगी जी के राम एक महल में रहना चाहते हैं।
और उत्तर प्रदेश की जनता का राम केवट का राम है, उत्तर प्रदेश की जनता का राम जो राम है वो शबरी का राम है। ये फर्क है इनके हिंदुत्व को, इसलिए इनके हिंदुत्व को नकारा है, यदि इनकी हिंदुत्व प्रताड़ना है और यदि इनका हिंदुत्व मठकी मठाधीशी है तो फिर वो एक्सेप्ट करने के लिए इस देश में कोई नहीं। इसलिए हमारा हिंदू धर्म, बाकी धर्म, आज लोग बोलते मुसलमान इकट्ठा हो जाते, आज हमारे कौन से शंकराचार्य में इतनी औकात है कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को इंपैक्ट करके दिखाए कि उन्होंने भी लोगों का धर्म के नाम से शोषण ही किया है। और जब धर्म के नाम पे शोषण होगा, लोगों की तरक्की नहीं होगी, लोगों को मदद नहीं की जाएगी, वो तमाम चीजें हो। गाय की माता मानो, सब गाय को माता मानते हैं। आप बीजेपी आने सत्ता में नहीं थी तो क्या गाय को माता नहीं मानते थे? महाराष्ट्र में तो बीजेपी सालों सत्ता में नहीं थी, जब मैं छोटा था तब तो कांग्रेस ही सत्ता में थी, लेकिन तब भी गाय को रोटी खिलाने के लिए किसी ने मना नहीं किया। लेकिन ये आवारा पशु का जो गो हत्या के नाम पे आवारा पशु का प्रकोप है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसका कोई अभी तक रिजल्ट या इसके लिए कोई सॉल्यूशन बीजेपी के पास नहीं। संघ ने क्यों लाया? संघ मैं नहीं मानता कि संघ पूर्ण रूप से योगी को इस देश का कर्ता धर्ता मानने को तैयार है। संघ चेक एंड बैलेंस की राजनीति करता है। योगी नरेंद्र मोदी क्या किया संघ के लिए? नरेंद्र मोदी ने गुजरात में संघ जितना मोदी ने प्रताड़ित किया उसका किसी ने नहीं किया होगा। इसके बाद भी संघ ने मोदी को इसलिए लाया क्योंकि उनको आडवाणी जी को घर बिठाना था, और मोदी के लिए चेक के लिए उन्होंने योगी को लाया, और योगी ने कई कर दिया काफी हद तक। हमको लगता है कि सब योगी ने गलत किया, लेकिन योगी ने जो बदतमीजी दिल्ली के साथ की वो किसी मुख्यमंत्री ने अभी तक नहीं की। बीजेपी के किस नेता में औकात थी कि वो प्रधानमंत्री का दिया हुआ ऐसा लेटर फेंक दे? और नहीं माने उनकी बात और दिल्ली को नतमस्तक होना पड़े कि अरे भाई मंत्री तो बना, नहीं बनाया ए के शर्मा को मंत्री। ये संघ का पर्पज सॉल्व हो गया। संघ को दिखाना था आईना। और मैं कल और बात बता देता हूं, यदि चुनाव के नतीजे बीजेपी के खिलाफ जाते हैं, गोवा, उत्तराखंड और यूपी बीजेपी हारती है, तो इसका सबसे ज्यादा ठिकरा फूटेगा वो नरेंद्र मोदी के सर पे फूटेगा, क्योंकि योगी ये कहेगा कि आपके नीतियों के कारण मैंने हारा, और योगी सबसे पहले प्रखरता से बात करेगा, संघ योगी का साथ देगा, क्योंकि संघ को जितना काम लेना था मोदी से वो काम हो गया है। अब वो एक दूसरा जननायक स्थापित करेंगे, और जैसा एक दूसरा जननायक स्थापित करेंगे साथ में उसका एक काउंटर भी स्थापित करेंगे, क्योंकि संघ किसी भी हालत में बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं चाहता जो संघ को आंखें दिखाए, जो मोदी जी ने दिखाई। तो संघ अपने पर्पस से काम करता है, बीजेपी अपने पर्पस से काम करती है। इन संघ बीजेपी इनकी आपसी राजनीति में जो सबसे ज्यादा 4.5-5 साल नुकसान हुआ वो उत्तर प्रदेश के जनता का है। इसलिए जो लोग हिंदुत्व का लॉलीपॉप लेके गए थे उनको समझ में आ गया कान में शीशा डलवाना पड़ेगा, और 5 साल बाद ये मुख्यमंत्री बना दो। कोई कान में शीशा डलवाना नहीं चाहता इस 21वीं सदी में। एक कलयुग है, सतयुग त्रेता युग नहीं है। ये सब लोग चाहते हैं कि हमको इज्जत मिले, इसलिए ये लोग लगातार एक नया आदमी ढूंढ रहे हैं। नई पार्टी, मैंने कहा मजबूरी का सौदा है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है। ये अखिलेश को भी समझना चाहिए कि जो हमारे पास आ रहे हैं मजबूरी में आ रहे हैं, यदि इनको संभाल के नहीं रखा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अखिलेश कितनों को वोट देंगे? कितने को? 450 तो सीटें है ना। 400 में से यदि कल 300 लोग उधर से आए तो समाजवादी पार्टी वाले क्या भजन करेंगे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अखिलेश के लिए भी ये जितने लोग छोड़ के आएंगे उतना अखिलेश के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। अशोक जी, आपसे एक मैं ये पूछना चाहता हूँ, 4.5-5 साल गायब मायावती का कोई आंदोलन नहीं, कई फील्ड में नहीं। टिकटों का रेट भी इस बार सुना है आधे से आधे हो गए हैं। क्या कोई जादू कर पाएंगी? क्योंकि मेरी जानकारी में तो मायावती का आधे से ज्यादा वोट बैंक खिसक रहा है। मैंने खुद गांव घूमा है, दलित बस्तियों में देखा है मायावती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं आंशिक रूप से रविकांत जी के साथ सहमत हूं, क्योंकि कुछ जब समझौते में सीटें छोड़नी पड़ती है, ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने जो समझौते किए वहां सीटें छोड़ी है। कुछ सीटों पे समाजवादी के बहुत दमदार उम्मीदवार हैं, लेकिन जब उनको पता पड़ा कि ये आरएलडी को सीट चली गई है तो वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। ऐसे में कुछ सीटें होगी जो मैं समझता हूं कि कम से कम 10 से 15 सीटें ऐसी पूरे उत्तर प्रदेश में होगी जहां दमदार कैंडिडेट समाजवादी के बीजेपी के साथ जाके चुनाव लड़के जीत के आ सकते हैं।
लेकिन फिर वो समाजवादी के है तो फिर बाद में समाजवादी भी जा सकते हैं, उसके बाद भी एन ब्लॉक कितना आता है क्या आता है। लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि ये कौन किसके साथ जाता है इससे फर्क नहीं पड़ता। कल चंद्रशेखर इनके साथ गया तो ये फर्क नहीं पड़ेगा, मायावती ये नहीं कह पाएगी कि देखो चंद्रशेखर दलितों की बात करते हैं उनके साथ चले गए, उनके साथ तो आप भी चले गए थे, आपने जाने के बाद कुछ नहीं किया। आपने दलितों के लिए क्या किया? यदि आपने दलितों का उत्थान किया होता तो आज आप कभी सत्ता से बाहर ही नहीं होती। ठीक बात। आप भी सत्ता से बाहर है क्योंकि आपसे भी लोगों का मोह भंग हो चुका है। दूसरी बात, परसेप्शन पे खेल होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में परसेप्शन ये है कि ये बी टीम है बीजेपी की। बीजेपी के नेता लगातार कहते हैं, पत्रकारों को कहते हैं, पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं, अरे आप समाजवादी को क्यों बड़ा मानते हैं, बीएसपी को कम मत आकिए, बीएसपी भी बड़ी ताकतवर है। हाँ, ये उनका कहना वो डिवीजन के तरफ इशारा करता है। लेकिन मुझे जो चिंतित करता है वो सीएसडीएस का सर्वे है, जो कहता है कि उत्तर प्रदेश में 25% मतदाता अनडिसाइडेड है, फेल सीटर है। अशोक जी, यदि 25% अशोक जी 8 करोड़ रुपए दिए चैनल को, नाम मत खुलवाइए। नहीं मैं अरे एक सेकंड संजय भाई, मैं सर्वे की बात संजय मैं आपको सुनिए तो सही, मैं आपको संजय कौन कितने सीट पाएगा ये नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 25%। और ये किसी चैनल पे आया हुआ सर्वे नहीं है, ये आईसीडीएस का रेगुलर सर्वे करती है वो एजेंसी, उसमें एक सर्वे में पाया जो अखबारों में छपा है, और नेशनल अखबारों में, अभी तो रीजनल अखबारों में वो छप नहीं सकता क्योंकि वो बीजेपी को सूट नहीं होता। यदि 25% मतदाता अनडिसाइडेड है, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल है और राज्य सरकार भी फेल है। सही बात है। और वो 25% मतदाता जिसमें युवा ज्यादा है, वो नौकरी के लिए, वो यूथ के लिए, वो नॉन हिंदुइज्म के लिए, उसको हिंदू से कोई मतलब नहीं है। वो कहता है हिंदू खतरे में है, वो बाद में, पहले मेरी जिंदगी खतरे में है, उसका क्या, मैं अपने खतरे से बाहर निकलूं फिर हिंदू धर्म को बचाऊंगा। मैं ही कोई एयरपोर्ट में भी बैठाते ना फ्लाइट में कि पहले अपने मुंह पे ऑक्सीजन लगाओ फिर बच्चे के मुंह पे लगाओ, तो पहला आदमी अपना जिंदगी जीना चाहेगा। मतदाता कहता है कि मैं तो बचूं तो फिर हिंदू धर्म बचाऊंगा। तो अभी अपने को बचने की तारीख है। तो आज का युवा जो सबसे ज्यादा यूथ प्रतिशत बढ़ा है पिछले 2 इलेक्शन में, आप यदि देखोगे तो यूथ का मतदाता बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश के साथ जाता हुआ नजर आता है। अखिलेश की भीड़ आती है, बीजेपी की भीड़ लाई जाती है। ये बातें अभी तक जो सामने आई दो, मैं मानता हूं कि बीएसपी का अपना एक वोट परसेंटेज है, लेकिन वोट परसेंटेज सीट कन्वर्जन में कितना फायदा पहुंचेगा ये बहुत कहने की बात है। मध्य प्रदेश में वोट परसेंटेज ज्यादा बीजेपी का रहा, लेकिन सीट कन्वर्जन कांग्रेस का रहा और कांग्रेस सत्ता में आई थी। बाद में तोड़फोड़ करके बात अलग हो गई। इसलिए वोट परसेंटेज पे नहीं मैं जाता, उतना कितना उसका कंट्रोल है अपने समाज पे, उसमें नहीं जाता। सीट कन्वर्जन की बात मैं देखता हूं, और सीट कन्वर्जन मुझे वर्तमान में समाजवादी पार्टी के पक्ष में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ठाकुर से निजात पाने के लिए यही एक रास्ता है। कहीं गलती से भी वोट स्प्लिट हो गया और बीजेपी आ गई तो ठाकुर का 5 साल का फिर प्रकोप झेलना पड़ेगा, और इस बार कान में शीशा जाना तय है। इससे लोग डरे हुए हैं, इस डर से लोग इकट्ठा हुए हैं। डर के आगे जो जीत है, जो कहते हैं, तो लोगों के डर के आगे मुझे समाजवादी पार्टी की जीत दिखती है। और समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको ये कहा जाए कि उनको लोग मतदान करें। ये बीजेपी का डर है जो समाजवादी पार्टी को देता है, कांग्रेस का संगठन नहीं। और मायावती पॉकेट्स में जिंदी है, मायावती इंतजार कर रही है बाकी लोगों का। चुनाव ऐसे नहीं जीते जाते, चुनाव सामने लड़के जीते जाते हैं, क्योंकि आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। जो बीजेपी पैसा, एजेंसी, ताकत, चेहरा सब झोंकने को तैयार है, और फिर संघ का संगठन है। इन सबके लिए लड़ने के लिए आप आराम से नहीं लड़ सकते कि हम समय आने पे बताएंगे। ये समय आने की बात नहीं, तब तक तो हाथ से बाजी निकल चुकी होगी, और धीरे धीरे शहने शहने बीएसपी पूरे देश से सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बेस था, वहां सिकुड़ती हुई नजर आई है। जो मायावती, आप कहते हैं कि मायावती की नेचर ऐसी है, लेकिन जो मायावती इतना एग्रेसिव हो गई पंजाब में, जो उसने आज से 6 महीने पहले गठबंधन भी किया और टिकटें भी अनाउंस की, वो मायावती यूपी में चुप क्यों है? कहीं बीटीएम तो नहीं है? ये जब प्रश्न उठते हैं, इसके जवाब किसी के पास नहीं है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का एज है, और कोई बात नहीं।